हेमेटोलॉजी बोन मैरो की कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय आयोजित हुई एसपी मेडिकल कॉलेज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कैंसर डिपार्टमेंट। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे सहायक आचार्य के रूप पे पोस्टेड हूँ। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का डिवीज़न मैं देखती हूँ। तो हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई है। पहले दिन हमने सेमिनार्स रखे थे, टॉक्स रखे थे, जिसमें सारे बाहर की फैकल्टी आई थी और सेकंड दिन हमने वर्कशॉप रखी, जिसमें 1 टू 1 इंटरैक्शन हुआ हमारी फैकल्टी के साथ और उनने हमें नई चीज़ें, नए एडवांसेस सिखाए। तो आज जो था हमारा सेशन बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी का वर्कशॉप था। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है जो कि हर हेमेटोलॉजिकल बीमारी में ज़्यादातर की जाती है। पर ये सैंपल कैसे लेना है, किस तरह से हम कर सकते हैं जिससे कम से कम दर्द हो, कैसे कर सकते हैं जिससे अच्छी रिपोर्ट आए और कैसे हम पैथोलॉजिस्ट को बता सकते हैं कि इसमें क्या बीमारी है, उसके बारे में आज डिस्कशन हुआ है। तो हमारे साथ डॉक्टर अंकिता जायसवाल जी आई हैं, जो कि दिल्ली से आई हैं, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी नाम के प्रोसीजर किया जाता है। बीकानेर में बोन मैरो पेशेंट की क्या स्थिति है, कुछ बता पाएंगे? बोन मैरो एस्पिरेशन हम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं और ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो आम तौर पे किया जाता है। हमारे रेसिडेंट्स भी इसमें ट्रेंड है। आज हमने उनकी ये प्रोसीजर, ये स्किल को और रीडिफाइन करने की कोशिश की है। जो नए टेक्निक्स आए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, पुरानी नीडल्स के बजाय जो नई नीडल्स आ रही है, उसे यूज़ करके कैसे बोन मैरो की जाँच की जाती है, वो किया है। ये हमारे यहाँ बहुत टाइम से चल रहा है और कॉमनली होता है ये प्रोसीजर हमारे पीबीआई में। आप बताइए मैम, बीकानेर के अंदर जो ये थर्ड चैप्टर हेमेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता जायसवाल, मैं लीड हेमेटोलॉजी एंड फ्लो साइटोमेट्री एट कोर डायग्नोस्टिक्स गुड़गांव से आई हूँ। मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जैसे डॉक्टर आयुषी ने बताया, कल पूरे दिन हमने लेक्चर्स अटेंड करे और सीबीसी जैसी बेसिक टेक्निक के एडवांसमेंट से लेके हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस टेक्निक तक हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को कवर करा। हमने एनजीएस के बारे में बात करी और आज हमने जो है बच्चों के साथ, पीजी के साथ, फैकल्टी के साथ 1-on-1 आईएचसी जैसी एक एडवांस टेक्निक की वर्कशॉप और अगेन एस्पिरेशन ऑन बायोप्सी जो आप कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बनाना है कि हम मरीज को बेटर रिजल्ट्स देख पाएं, इसकी भी वर्कशॉप बराबर से करी, जिससे कई छोटी छोटी बातें जो मरीज को बहुत आराम देंगी और उनकी टेक्निक को और रिपोर्टिंग को बहुत बेहतर बना देंगी, जिससे पेशेंट्स को ऐसी रिपोर्ट्स ना मिलें जो हम नॉन डायग्नोस्टिक कहते हैं या उससे आंसर नहीं मिल पाया, बार बार बोन मैरो ना करनी पड़े, एक ही बार में हम प्रॉपर रिजल्ट दे पाए अपने पेशेंट को, ये हमने सिखाने की कोशिश करी। कैंसर मरीजों की बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए जागरूकता के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे आप मरीजों को, उनके परिजनों को? जी। हर मरीज को, हर इंसान को इस देश में ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने सिम्टम्स को बहुत इम्पोर्टेंस दें। थकान जैसा बेसिक सिम्टम भी कोई बड़ी बीमारी का वो मतलब आपको सिम्टम हो सकता है और आप अपनी इन बीमारियों को इग्नोर ना करते हुए टाइम से चिकित्सक के पास जाएं। पहले आप बेसिक फिजिशियन के पास जाएं या कोई गार्ड बन रही है तो सर्जन के पास जाएं और स्पेशलिस्ट को दिखाने में ना चूकें। जैसे आपके गलत टेस्ट, गलत इलाज ना हो, सही टेस्ट, सही इलाज हो और एक सही पढ़े लिखे उचित इंसान के पास, आपके पास ऐसे अच्छे सरकारी संस्थान हैं जहाँ पे बहुत वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इन कॉन्फ्रेंसेस सीएमई से अलग अलग विभागों की जो होता है, तो सबको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आके जहाँ पे सरकार का इतना साथ है आपके पास, आए और अपना इलाज पाएं। धन्यवाद। हाँ, हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन एसपी मेडिकल कॉलेज की ओर से हुआ। क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ, क्या कुछ रहा? 2 दिन एचबी कॉन्क्लेव 2025 चली और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। इसके अंदर 350 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इसमें भाग लिया। 15 से ज्यादा स्पीकर्स बाहर से आए थे और उन्होंने अपने अपने व्याख्यान पढ़े और हम सबको सिखाया कि किस तरह से हम जांच के नए नए तरीके यहाँ पे बहुत ही आराम से एक छोटी सी टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और मरीज को जल्द से जल्द ये बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये ब्लड कैंसर है या ये ब्लड की बीमारी है जिसका इलाज आपको जल्दी मिल सकता है। दूसरा, हमें कई बार क्या होता है कि हम लोग मरीज की जांच करते हैं, लगता है कि यार तो नॉर्मल है, फिर कहते हैं, रिपीट करते हैं, लगता है कि नॉर्मल है। तो कई चीज ऐसी ग्लिच होती है। देखो, हम
एक इंसान होता है, देखो उसकी एक नॉलेज लिमिटेड होती है, तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है कि हाँ यार ये नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो उसमें कैसे हम उस चीज को पकड़ सकते हैं, वो चीज इसमें सीखने को मिली। तीसरा, इलाज के विषय के अंदर हमें अपग्रेड किया गया कि किस तरह से नए नए इलाज अभी दुनिया में चल रहे हैं, जो हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके अंडर मरीज को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि मरीज का इलाज और बेहतर होगा, हमारे रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। कैंसर से जो जाने जाती हैं वो बहुत, उसका आंकड़ा भी काफी कम होगा। समय के साथ एक कैंसर मरीज की जो जिंदगी है वो बढ़ेगी। सर बच्चों में कैंसर के लिए, जैसे ब्लड कैंसर की अगर बात करें तो बच्चों में ज्यादा रहता है, तो इसकी क्या पहचान है? देखिए, ब्लड कैंसर बेसिकली दो तरह का जो कॉमनली पाया जाता है वो AML और ALL है। जी। ALL बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और बड़ों में सिर्फ 15 या 20% में आता है, और जो AML है वो 15 से 20% जो है वो आता है बच्चों में, और बाकी बड़ों में आता है 70-80% तक। और देखिए, CBC में जैसा अभी डॉक्टर रितिका ने बताया कि 3 तरह की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और पीली कोशिका, है ना, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना। अगर आपके कोई भी बोन मैरो में एनीमिया होती है, मान लीजिए एक कोई भी कोशिका जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है, 2 की 8, 8 की 16 ऐसे करके बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है, तो दूसरी कोशिकाओं को मल्टीप्लाई नहीं करने देती, उनका सारा खाना खा जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे CBC में हमको उन बाकी सेल्स की एनिमिताएं दिखती है। WBC तो बढ़ जाएंगी, लेकिन प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, वो एकदम ड्रॉप कर जाएगा। तो पेशेंट को खून की कमी आएगी, थकान होगी, बुखार होगी, टॉयलेट में, लैट्रिन में खून आएगा, नाक से खून आ सकता है, और पैटिक जो हम कहते हैं कि चटके बनते हैं लाल नीले, वो चटके बनेंगे। तो इस तरह की एनिमिताएं हमारे को देखने को मिल सकती हैं। देखिए, आज की जिंदगी में ये कहा जाता है कि टू नॉट हैव कैंसर, फिर आप जन्म ही मत लो। कैंसर भी इतना कॉमन होता जा रहा है, तो आप जन्मे हो तो मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं रहेगी। मंथन आप लोगों ने 2 दिन किया, तो निष्कर्ष की बात करें तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला इन 2 दिनों में? निष्कर्ष ये निकला कि हमें हमारे इलाज को और हमारे जांचों को अपग्रेड करने की जरूरत है। नई जो IHC टेक्निक से हम अब रिपोर्टिंग करने वाले हैं, उसमें क्या कुछ हमें करना चाहिए, उसके लिए हमारे जो जितने भी युवा, जितने भी हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं और हैं, उनको आज तैयार किया गया है, उनको सिखाया गया है। IHC के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में कैसे किया जाता है ये बताया गया है। नई नई टेक्निक, किसी तरह की दिक्कतें जो हमें 1 साल के अंदर मरीजों में देखने को मिली है कि जो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे लिए एक रोड़े वाला काम करती है, तो उसको हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इलाज का अपग्रेड किया गया, ये चीजें हमारे को मिली इसके अंदर। लाइफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी, अब नए जो अपग्रेड हुए हैं जो, उससे कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, किसी टाइम में मैं बेसिक बताऊंगा, जैसे बॉलीवुड मूवीज हम सब देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज में ब्लड कैंसर का अगर पेशेंट कोई दिखा दिया, तो आप मान के चलो, हम मान के चलते हैं इंटरवल तक या पिक्चर खत्म होने तक सड़ जाएगा, ठीक है, मतलब हम इसको एक तरह से डेथ सेंटेंस मान के चलते हैं अपने जीवन में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, 60 से 70% मरीज आज ब्लड कैंसर के ठीक हो रहे हैं, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक दिन आएगा जब हम इसको 80-90 या उससे आगे तक लेके जाएंगे, और ब्लड कैंसर का जो मरीज है वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। आज भी कितने ऐसे ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जो ठीक हैं, जगह जगह दुनिया में ख्याति प्राप्त हैं, कोई ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, बहुत सारे आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। समय के साथ मैं समझता हूं कि इनका आंकड़ा और बढ़ेगा। जी सर, जैसे एचपी कॉन्क्लेव होता है, इस तरह के हेमेटोलॉजी का आयोजन होता है तो 1 साल के बाद होता है, उस बीच अवेयरनेस के लिए किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा? देखिए, डिपार्टमेंट के द्वारा तो समय समय पे बहुत से अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाते हैं, और मैं मतलब इस सवाल के लिए मैं चाहूँ कि हमारे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर नीति शर्मा मैडम, और जो दूसरे जो हैं विभाग पे जो पद स्थापित हैं व्यक्ति, हम उनसे इस पे यहाँ पे विषय विशेषज्ञों ने भी अपनी सलाह रखी, तो उन्होंने क्या कुछ का शॉर्ट में बता दीजिए। डॉक्टर आज का या कल के डॉक्टर MB अग्रवाल साहब ने बताया कि प्लेटलेट की कमी के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, हमें डिलीवरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए एक पेशेंट की, अगर कम है प्लेटलेट तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उसका दांत निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, अगर वो कोई गांठ लेके आया है तो उसका ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम बोन मैरो उसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें उसे भर्ती करने की जरूरत है या हम उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दें, बस देखते रहे महीने महीने से कि और कम नहीं होती हूँ। तो ये डर उन्होंने हमारा निकाला सबसे पहले तो। दूसरा, डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी जो पैथोलॉजी के महान विशेषज्ञ हैं पूरे भारत के,
उन्होंने हमें बताया जांचों के बारे में कि किस तरह से हम लोग अलग अलग जांचों को मरीज के क्लिनिकल सेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बीमारी आई है और उसका हम कितना जल्दी उसका इलाज कर पाए। डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर हेमेटोलॉजी का क्या रोल है, प्लेटलेट कम कैसे होती है, प्लेटलेट दिखती सीबीसी में कम है लेकिन होती नहीं है कम। तो इस तरह की चीजें बताई। उन्होंने बताया कि डिलीवरी टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है अगर आपकी प्लेटलेट कम है। डॉक्टर मीत कुमार ने बताया कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड निकलता है ज्यादा, जिसकी वजह से जच्चा जो है उसकी जिंदगी को काफी रिस्क रहता है, ऐसे केस में हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं, उन्होंने इस बारे में ज्ञान दिया। तो इस तरह से मल्टीपल हमें सुनने को मिला। डॉक्टर शशि बंसल मैडम है, उन्होंने भी जांच के विषय के अंदर अपने शोध पढ़े और बताया कि हम कैसे इसको नए तरीके से कर सकते हैं जिससे कि मरीज की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दी जाए, बजाय कि उसको हम लंबे टाइम समय तक वेट करवाएं। धन्यवाद सर। एक चीज और, ये जो ट्रीटमेंट है वो अपग्रेड हुए हैं, तो इक्विपमेंट भी उसमें अपग्रेड होंगे, तो ये कब तक यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे बीकानेर की जनता को? हमारी फील्ड के अंदर इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी वर्किंग है, आप सब जानते हैं। कुछ उसमें 19-21 चेंजेस करने हैं, या दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं उनमें उनकी डोजिंग में कुछ 19-21 चेंजेस करने हैं, या दवाइयां बदलनी है कि यार इसकी वजह हम अगर ये दवाई यूज़ करें तो शायद रिजल्ट और बेटर आएंगे। तो वो लगभग योजनाओं में अवेलेबल हो जाता है, तो वैसा कुछ नहीं है इतना। और जहाँ तक पैथोलॉजी की बात करें हम, तो IHC की मशीन रिसेंटली हमारे यहाँ पे लगी है, तो वी हैव इक्विपमेंट्स, हमारे पास उसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ऑलरेडी है। बस हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनमें इच्छा शक्ति है काम करने की, और उनमें ये है कि हम बीकानेर की जनता की सेवा करें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स दें। लेकिन ये है कि जब तक हम वो चीज़ सीखेंगे नहीं तो हम उस पर अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस कॉन्क्लेव का बेसिक मतलब यही था कि हम उनको सिखाएं कि हम क्या करने के लिए बने हैं, ठीक है, और हम कहाँ तक कर सकते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। कितना टाइम लग जाएगा उनको सीखने में? देखिए बेसिक चीज तो उनको ऑलरेडी आती है, मैं समझता हूँ कुछ ऐसा नहीं नया है। जो है। हाँ बिल्कुल, तो बेसिक चीज तो वो MD पैथ हैं तो उनको बेसिक चीज तो सारी आती है। ये तो कुछ अपग्रेडेड चीज है जो उनको बताई गई है। समय के साथ जैसे जैसे उस पर अप्लाई करेंगे और रिजल्ट्स आएंगे, हमारे को उस हिसाब से आगे आगे चीज मिलती रहेगी।